उत्पादन कैसे करें से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए इसका क्या अर्थ है। यहां पर सिर्फ डेफिनेशन देकर के मत चले जाना, पूरा का पूरा डायग्रामेटिक जो है कंसेप्ट्स लिख करके आना। मांग की लोच से यहां पर जो है ना विभिन्न श्रेणियां समझना होगा। उत्पादन फलन की विशेषताएं और उसकी मान्यताएं भी जरूर से जरूर कर लेना। एक तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल हो जाएगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाएंगे, तो भी आसानी से बन जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है अर्थशास्त्र में, इसकी जानकारी तो किसी ने दिया ही नहीं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर तो बात होनी चाहिए। इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। कक्षा 12वीं के लिए यहां बताने वाले हैं आपको कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसे आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानेंगे और उसी अनुसार अपनी तैयारी करेंगे, जिससे कि आप बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आपको यहां पर पूरी की पूरी जो है ना वीडियो लेक्चर में ध्यान से सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब है कि आधा आपका जो है ना सिलेबस लेकर के आपकी पूरी जानकारी ली जाएगी कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, किन किन टॉपिक्स को कवर किया है और कैसे कवर किया है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है आपकी जो पूर्ण वार्षिक परीक्षा होती है उसके लिए। तो यहां पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा जो स्टेट बोर्ड में है, कक्षा 12वीं में है, वो अपना कैसे बेहतर अंक हासिल कर सकता है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। यहां पर आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि पहला जो चैप्टर है ये है परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। यहां से आपको क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि में अंतर जान लीजिएगा। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, दोनों में अंतर कर लेना। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जरूर कर लेना, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद अवसर लागत क्या होता है और सीमांत अवसर लागत क्या होता है, ये जरूर सवाल करता है, तो यहां से भी कवर जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या होता है, यहां से जनरली सवाल ऐसे पूछता है कि उत्पादन कैसे करें से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए इसका क्या अर्थ है। इस तरह से सवाल जो है यहां से पूछे जाते हैं। ये तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर। लेकिन सर दूसरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो यहां देख लीजिए, इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहां से आपको जानना होगा कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। दोनों में जो है संबंध को जरूर देख लीजिएगा। 3 तरीके का संबंध निकलेगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसी तरीके से यहां पर 3 संबंध आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जरूर कर लीजिएगा, यह सैद्धांतिक है, तो यहां से आपको मान्यता भी विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, टू द पॉइंट। उसके बाद बात आता है उपभोक्ता संतुलन का, जिसे आप एक वस्तु की स्थिति में और 2 वस्तु की स्थिति में संतुलन की बात करते हैं। यहां पर 2 वस्तु की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उदासीनता वक्र और बजट रेखा की मदद से उपभोक्ता संतुलन को समझते हैं। यहां पर बजट रेखा क्या है इसको भी अलग से जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मांग को निर्धारित या फिर मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी जरूर कर लेना, ये जो है सवाल जरूर पूछता है और यहां से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक ना सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे की परीक्षा यानी कि जो पूर्ण या जो है वार्षिक परीक्षा होती है वहां पर भी ये सवाल पूछे जाएंगे। सो यहां पर देखिएगा, मांग में कमी और मांग में संकुचन या फिर मांग का संकुचन, यहां से सवाल किया जाता है। तो ये डायग्रामेटिक है, तो यहां पर सिर्फ डेफिनेशन देकर के मत चले जाना, पूरा का पूरा डायग्रामेटिक जो है कंसेप्ट्स लिख करके आना। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, मांग की लोच से यहां पर जो है ना विभिन्न श्रेणियां समझना होगा, जैसे कि सापेक्षिक लोचदार मांग क्या होता है, समलोचदार मांग क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होता है, पूर्णतः लोचदार मांग क्या होता है। इस तरह के कंसेप्ट जो है यहां पर आपको पढ़ने हैं। और यहां पर मांग की लोच से संबंधित आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया जाएगा। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जरूर कर लेना, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आता है तीसरे अध्याय का, तो इस अध्याय का नाम है उत्पादन तथा लागत, यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो यहां से देखो ये सारे टॉपिक्स इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट को समझना है, यानी कि सीमांत लागत होता क्या है, सीमांत लागत से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या होता है, दोनों में अंतर कर लेना, यहां से सवाल भी जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, दोनों में अंतर भी कर लेना, ये भी डायग्रामेटिक है, ठीक है। उसके बाद है पूर्ति का नियम, जिसे लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, कि प्राइस बढ़ने के साथ यानी कि वस्तु के
दाम बढ़ने के साथ वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है और मूल्य घटने के साथ पूर्ति भी घट जाती है। तो ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, यहां से इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर कर लेना। उसके बाद पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि दोनों में अंतर कर लेना, ये भी आपका डायग्रामेटिक पोर्शन है, तो बहुत अच्छे से कवर कर लेना। एक तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा यहां से अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा तो वो भी बन जाएगा। उसके बाद बात आता है उत्पादन फलन का, जहां पर आप अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्लियर करते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादन फलन की विशेषताएं और उसकी मान्यताएं भी जरूर से जरूर कर लेना। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये क्वेश्चन तो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको बराबर जो है परीक्षा में पूछा ही जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहने का मतलब है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पर बाकी साधनों को स्थिर रख दिया जाता है और सिर्फ एक साधन को बढ़ा करके देखा जाता है कि कुल उत्पादन में अब किस गति से परिवर्तन आया है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आता है सीमांत आगम, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, और फिर औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू। तो यहां से कंसेप्ट जो है ना डेफिनेशन बेस्ड पूछा जाता है, तो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, यह है आपका चौथा चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले बाजार की विशेषताएं जानना होगा, बाजार की खासियत क्या क्या है। जैसे बाजार में क्रेता और विक्रेता का होना बहुत जरूरी है, एक वस्तु का होना बहुत जरूरी है, यहां पर वस्तु का मूल्य निश्चित होना चाहिए, इस तरह के यहां पर विशेषताएं कवर कर लेना। उसके बाद बात आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, तो इसकी विशेषता जरूर कर लीजिएगा, टू दी पॉइंट करके यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल हो जाएगा और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाएंगे, तो भी आसानी से बन जाएगा। उसके बाद एकाधिकार बाजार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में हो सकता है कि आपको अंतर भी पूछे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है, सो इन दोनों में अंतर भी कर लीजिएगा। उसके बाद बात आता है मूल्य निर्धारण का, तो पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का जो दाम है वो कैसे तय किया जाता है। तो यहां पर वस्तु के मूल्य के निर्धारण के लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित कंसेप्ट्स को जरूर कर लेना। ये सारे टॉपिक जो है ना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट से अपनी जानकारी ये भी बता देना कि आपने हाफ ईयरली के लिए अभी तक क्या क्या किया है और आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब होने हैं, इसको आप जरूर से जरूर बताना। अगली वीडियो अपडेट में मिलेंगे तो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर में डिटेल में बात भी कर देंगे। सो रखते हैं इतना ही, जय हिंद।